तो देखो मैं जानता था कि ये सारा कांड होगा बट इतनी जल्दी इस बारे में मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था। सही में बॉयज के सीजन 5 के एपिसोड 1 और 2 हमारे सामने आ चुके हैं। एंड भाई ये हफ्ता क्या ही कहना है। इनविंसिबल का एपिसोड 6 आया, वो भी एकदम पीक था। डेयरडेविल का एपिसोड 4 भी पीक था। एंड इवन जिस हिसाब से बॉयज को इन्होंने स्टार्ट किया है दैट इज आल्सो पीक। एंड जैसे ये सब कम था, अभी जल्दी यूफोरिया का सीजन 3 भी आने वाला है जो खुद में फिनाले होगा। एंड उसके बाद भी जैसे ये सब कम था, अपना फ्रॉम का सीजन 4 भी जल्द आने वाला है। तो ये अप्रैल पूरा का पूरा पैक्ड है। एंड उसी तरीके से ये वाली वीडियो भी काफी ज्यादा पैक्ड होगी अबाउट डिटेल्स। तो हाँ, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधा ब्रेकडाउन की तरफ। तो देखो, एपिसोड की शुरुआत होती है अपने होमलैंडर से, जो कि ऑब्वियस है बट उससे ज्यादा नोटिसेबल चीज थी यहाँ पे एक केटल की साउंड। यहाँ पे एक केटल की साउंड आती है जो कि ब्लो करने वाली होती है। एंड वो कहीं ना कहीं अपने होमलैंडर एंड इवन पूरे सिस्टम के बारे में बता रही होती है कि कैसे अब जो पूरी चीज है वो एकदम ब्रेकिंग पॉइंट पे आ चुकी है एंड वो कभी भी ब्लो हो सकती है। एंड दैट इज द सेम थिंग दैट हैपेंस विद होमलैंडर। शुरू में तो उसको लिटरली पूरे गॉड की तरह दिखाया जा रहा था कि वही पूरी दुनिया का सेवियर हो। पूरी जगह रेड और ब्लू थीम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन है? होमलैंडर। जहाँ पे हाँ, इस पूरे शो की टाइमलाइन बेसिकली सीजन 4 के 1 साल के बाद की ही है। बट ये पूरी चीज ना कहीं तब बिगड़ती है जैसे ही वहां पे स्टारलाइट की एंट्री होती है। बट काइंड ऑफ इन्फिल्ट्रेशन के तरीके से, क्योंकि हम देखते हैं कि वो बैक स्टेज में समहाउ पूरे जो फ्लाइट 47 या फिर 37 वाली जो फुटेज है उसको पब्लिक कर देती है। अब देखो, मुझे जितना याद आया ये कहीं ना कहीं शायद सीजन 3 में मेव को दी गई थी बाय द हेल्प ऑफ डीप, जो कि प्रोबेबली उसने अपनी स्टारलाइट को ही ट्रांसफर कर दी थी। एंड फाइनली अब उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है क्योंकि सीजन 4 में तो स्टारलाइट अपने आप से ही जूझ रही थी। सो यप, अपनी फुटेज पूरी लीक हो जाती है, लोगों का परसेप्शन काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। एंड यही पूरी चीज देख के होमलैंडर काफी ज्यादा पागल हो जाता है। एंड इस पॉइंट पे तो वो सबको लेजर करने वाला था। सही में मेरे ख्याल से सीजन 2 में हमने एक सीन देखा था या सीजन 1 में जहां पे वो पब्लिकली सबको लेजर कर रहा था, बट वो उसका इमेजिनेशन था। एंड सीजन 5 में ये चीज रियलिटी तक पहुंच चुकी थी जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग थी। बस यहाँ पे सिस्टर सेज का कमाल था जिसने उसको रोक दिया। एंड बाय द वे, ये जो पूरा सेज वाला एंगल है ना, ये मेरे को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी लगने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से सेज अपने होमलैंडर को एक पपेट की तरह इस्तेमाल कर रही है, ये पूरी चीज सीजन 4 के एंड में एविडेंट तो थी। क्योंकि देखो, होमलैंडर को असल में पब्लिक का प्यार और उसके परसेप्शन से कहीं ना कहीं उसकी नीड है एंड कहीं ना कहीं उसका पावर से लगाव है। बट इसी पूरी चीज को सेज काफी बेहतरीन तरीके से मैनिपुलेट कर रही है अपने फेज 2 वाले प्लान के लिए, जो कि उसने सीजन 4 के एंड में बताया था। अब ये प्लान क्या होने वाला है, दैट इज समथिंग वी विल लुक फॉरवर्ड टू। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे सेज उसको समझा देती है एंड वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद एज यूजुअल इस पूरी चीज को एआई है कह के बता दिया जाता है। एंड बाय द वे, यहाँ पे हमको पता चलता है कि जो अपनी एशली है वो अभी भी जिंदा है। एंड जो उसने कंपाउंड भी लिया था उसने उसको अब टेलीपैथी वाली पावर्स दे दी है, यानी वो किसी का भी माइंड रीड कर सकती है, अपने ही अंदर बात भी कर सकती है। एंड काइंड ऑफ उसका जो चेहरा है वो एक पीछे भी निकल चुका है। अब ये भी मेरे को टू बी ऑनेस्ट प्रोफेसर क्विरल वाली बात को याद दिला देता है। जिन्होंने हैरी पॉटर देखी है वो जानते हैं। तो हाँ, जो अपनी एशली है उसके भी 2 चेहरे बन चुके हैं, जो कि काइंड ऑफ एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटाफर था, क्योंकि एशली थ्रू आउट द टाइम डुप्लिसिटी यानी डिप्लोमेसी में खेलते आई है। कभी अपने होमलैंडर के आगे सच बोलती थी बट पीठ पीछे अपने ए ट्रेन के साथ भी प्लान बनाती थी। एंड सेम चीज उसकी अब इन पावर्स के थ्रू निकल के आ चुकी है, जहां पे इसी के साथ साथ हमको एशली के बारे में बताया जाता है कि उसकी जो काइंड ऑफ एंगेजमेंट या शादी है वो ओ फादर से हो चुकी है। माय गॉड भाई, इसको मैं वापस नहीं बोलूंगा। सो हाँ, एशली का भी प्लॉट जो है वो स्टिल कहीं ना कहीं अभी डिप्लोमेटिक स्टैंड पे ही है, क्योंकि फटती तो उसकी अभी भी होमलैंडर से है। बिकॉज हमने वो चीज देखी ली थी जब वो ऑफिस में आके सेज से बात करती है एंड सेज समझ जाती है। सो यप, ईदर वेज कमिंग बैक टू द होल पॉइंट, हम एनी को भी देखते हैं जो धीमे धीमे क्वीन मेव बनती जा रही थी। एंड ये पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये थ्रू आउट सीजन 1 टू सीजन 4 बहुत ज्यादा सटल था। सीजन 1 में अपनी जो मेव है ये सारी चीजें वो पर्सनली फेस कर रही थी। एंड वहीं पे जो एनी थी वो अर्ली फेज ऑफ लाइफ में थी वॉट के लिए। बट इवेंचुअली जैसे जैसे सीजन 4 आया, सीजन 5 आया, अब जो एनी है वो धीमे धीमे खुद क्वीन मेव में ही ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। क्योंकि सीजन 3 में भी क्वीन मेव ने उसको एडवाइस दी थी कि इट्स बेटर कि तुम असल में जैसे हो वैसे रहो, रादर देन कि तुम वॉट की तरह प्ले आउट करो। एंड सेम चीज यहाँ पे अब एनी कर चुकी है, खुद का रेजिस्टेंस भी खोल चुकी है। एंड जैसे ये सब कम था, क्वीन मेव की तरफ वेब भी पीने लग गई थी। मीनवाइल इसी के साथ साथ हम बुचर को भी देखते हैं, जो कि काइंड ऑफ अब ह्यूमन नहीं रहा। हमने एपिसोड 2 में भी ह्यूई को सेम सवाल उससे पूछता हुआ देखा था कि अब तेरे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है या नहीं। एंड इसका जो ग्लिम्स या फिर कह लो फोरशैडोइंग थी, ये हमको पहले ही दिखा दी गई जब वो इंग्लैंड में जाके अपने बाप से मिलता है। एंड कहीं ना कहीं अपने जो भाई लेनी है जिसने सुसाइड कर ली थी, एंड जिस तरीके से उसने अपने बेटों को ट्रीट किया, उसका बदला लेने आया था, यानी मारने। अब देखो, स्क्रीन पे ये चीज दिखाई नहीं गई बट ये बहुत ज्यादा सटल चीज थी, क्योंकि जब वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं बहुत चीजें आराम से करूंगा, तो उसका जो वॉर्म है वो काफी ज्यादा एविडेंट था थ्रू आउट दिस टाइम। तो हाँ, प्रोबेबली उसने अपने बाप को मार दिया है। एंड इस पूरी चीज के दौरान
वो कहीं न कहीं अपने सारे पर्सनल टाइज़ को कट करता जा रहा था ताकि चीज़ें उससे इफ़ेक्ट ना हो या फिर इवन जब वो मरने वाला हो ड्यू टू द होल वायरस या फिर जिस भी कारण से पर्सनल लेवल पे ग्रीफ ना बचे। एंड इसीलिए मेरे को अब कहीं न कहीं रायन का फ्यूचर भी खतरे में लग रहा है, क्योंकि पहली बात तो रायन को लेके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं करी गई। रायन को कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि वो बोर्डिंग स्कूल में है, बट जो पूरा सच है वो कुछ और ही है। हो सकता है जो रायन है वो इस समय पूरे तरीके से रोग हो चुका है। हो सकता है वो अलग से अपनी गैंग बना रहा हो या फिर मेबी एक अलग ही सरप्राइज़ एलिमेंट बन के आएगा जब कोई एक मेजर फाइट होने वाली होगी या फिर मेजर डेथ होने वाली होगी, जैसे ए ट्रेन आया था। तो हाँ, रायन का एंगल भी बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है, बट जो एंगल काफ़ी ज़्यादा क्लियर था वो है यहाँ पे अपने होमलैंडर का, क्योंकि वो सेज के साथ में प्लान बनाता है कि अब 36 घंटे के अंदर एमएम, ह्यूई और फ्रेंची को मारना पड़ेगा, क्योंकि वो अब परेशान हो चुका है भाई। दिस वाज़ क्वाइट एविडेंट कंसिडरिंग द फैक्ट कि जितनी भी चीज़ें उसके आस-पास चल रही थी। एंड इसी वजह से ये जो पूरी चीज़ है, ये जब बुचर को पता चलती है, तो वो इवेंचुअली जाके किमिको को भी रिक्रूट करता है। एंड हमको किमिको के बारे में भी बताया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोलने लगी है। एंड दिस इज़ क्वाइट वियर्ड, मतलब सही में किमिको को बोलते देखना ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ तो मैं नया देख रहा हूँ। एंड उसने जिस तरीके से लैंग्वेज बोलना सीखा है वो भी काफ़ी ज़्यादा फनी था। बट ईदर वे सीज़न 4 के बाद हमें बताया जाता है कि जो किमिको है उसको एक प्लेन में ले जाया गया, उसको भी कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाने वाला था। बट इवेंचुअली वो समहाउ प्लेन से एग्ज़िट करी एंड जब वो नीचे गिरी तो उसको काफ़ी टाइम लग गया था रीजनरेट होने में, जिसके बाद इवेंचुअली वो यहाँ पे आ गई। सो या बुचर उसको रिक्रूट करता है, स्टारलाइट से जाके मिलता है, जहाँ पे मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन थ्रू आउट द एपिसोड 1 और 2 यही था कि बुचर इतना फ्रीली घूम कैसे रहा है। मतलब सही में आई वाज़ नॉट इवन एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस होल थिंग कि भाई अगर वो इतना बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, सो हाउ इज़ ही एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो ईज़िली। लाइक तुम खुद सोच के देखो, मतलब आई अंडरस्टैंड कि इसमें कहीं न कहीं सीआईए का कुछ रोल होगा, बट अब मैलरी भी मर चुकी है, उसके इंटरनल सोर्सेज़ भी बहुत ज़्यादा बचे नहीं हैं। तो आई एक्चुअली वांट टू नो कि भाई वो बच कैसे रहा है? इतने आराम से इतने मल्टीपल प्लेसेस पे उसके लोकेशंस कैसे प्रॉपर मैनेज हो रहे थे। बट ईदर वेज़ अपना जो बुचर है वो जाके अपनी किमिको से मिलता है, स्टारलाइट से मिलता है एंड उनको बताता है कि कैसे होमलैंडर जो है वो 36 घंटे के अंदर उन तीनों लोगों को मारने वाला है। और यहाँ पे ना वन पीस फैंस के लिए एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेल है, क्योंकि जब ये किमिको और जो स्टारलाइट है इनका रियूनियन होता है, इनके बैकग्राउंड में जो कि अभी ब्लर है बट क्वाइट एविडेंट है, उसमें हम लूफी यानी जो स्ट्रॉ हैट्स हैं उनका फ्लैग देख सकते हैं। एंड दैट फेल्ट रियली गुड, क्योंकि आई ऑल्सो लव वन पीस। अब यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि फ्रेंची को सबसे पहले बचाया जाएगा, जिसको लेके आई अंडरस्टैंड कि बुचर का अपना पर्सनल मोटिव है कि वायरस बनाएँगे, बट स्टारलाइट इस पूरी चीज़ को समहाउ एक्सेप्ट कर लेती है। एंड यहीं से ना स्टारलाइट का एक अलग एंगल शुरू होता है गिल्ट वाला। वो कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर चुकी है कि थ्रू आउट द टाइम जो उसके साथ में स्टारलाइट के रेजिस्टेंस वाले कैंपेन में लोग थे, वो अब उसके कहीं न कहीं पूरे मूवमेंट के चक्कर में शिकार बनते जा रहे हैं। जितने भी उसके स्टारलाइट कैंप्स थे, उनको रेड किया जा रहा था। एंड कहीं न कहीं अब जो एनी है वो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि भाई अब अगर रोकना है तो उसको भी कहीं न कहीं अपना बलिदान देना ही पड़ेगा। क्योंकि वो इवन ह्यूई से भी कहती है, इट्स बेटर टू सेव 1 बिलियन पीपल इन एक्सचेंज ऑफ 10,000 सूट्स। तो हाँ, इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि उसका जो गिल्ट है, वो ट्रॉमा है, वो कहाँ से आ रहा है। बट ईदर वेज़ ये लोग अपने जाके मिलते हैं द वॉर्म से, जो कि रीचर की ही स्क्रिप्ट लग रहा था। एंड दैट इज़ एक्चुअली अ शो फॉर अमेज़न प्राइम, जो कि अच्छा है। इसी बहाने तुम्हें सजेशन भी मिल गया। यहाँ पे उसके कमरे में हम मरे हुए जो सूप्स हैं, उनके पोस्टर्स देख सकते हैं। एंड जब बुचर से मिलने आता है, वो कहीं न कहीं एआई राइटर्स की भी बात कर रहा था, व्हिच वाज़ क्वाइट फनी इन द होल कंटेम्परेरी वर्ल्ड। एंड इवन द फैक्ट कि जो इसका सीज़न 5 था वो काफ़ी ज़्यादा पहले लिखा जा चुका था एंड देयर वाज़ नो पॉसिबिलिटी कि ये लोग प्रेज़ेंट इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर पाएँ, तो ये पूरे सिम्पसन वाली चीज़ हो चुकी है। खैर, जो बुचर है वो वॉर्म का इस्तेमाल करके पूरा प्लान बताता है कि कैसे जो वॉर्म है वो नीचे टनल खोदेगा, जो कि बहुत ही गंदे तरीके से था भाई। बट ईदर वेज़ वो उस टनल के थ्रू ये लोग जाएँगे, इवेंचुअली कंसंट्रेशन कैंप के अंदर घुस के ये लोग उन तीनों को बचाएँगे। जहाँ पे इनको कहीं न कहीं पता था कि ये एक ऑब्वियसली ट्रैप है होमलैंडर का, ताकि ये लोग उससे आके मिले एंड होमलैंडर इनको मार सके। बट वहीं पे ना कंसंट्रेशन कैंप्स को लेके कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले यहाँ पे पूरा वॉट प्रोपेगेंडा काफ़ी ज़्यादा एविडेंट था। तुम बर्गर खा रहे हो, वो भी वॉट का होगा, तुम नॉवल पढ़ रहे हो, वो भी वॉट की होगी। यहाँ पे हम एमएम को भी देखते हैं, जिसका फॉर सम रीज़न मुझे लगता है ओसीडी अब ठीक हो चुका है। मतलब वो देखते थे ना कि उसको हर चीज़ से दिक्कत हो जाती थी। एंड यहाँ पे तो भाई बंदा लिटरली टॉयलेट से पानी निकाल के पी रहा था। सो आई मीन इट्स अंडरस्टैंडेबल। जहाँ पे इसी के साथ-साथ हमको ये भी दिखाया जाता है कि कैसे जो डीप और नॉयर हैं, इनका अलग ही पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट हो चुका है। जहाँ पे भाई अपने डीप को देख के मुझे फॉर सम रीज़न एंड्रयू टेट की याद आ रही थी। मतलब हाँ, ये लोग रियल लाइफ इंस्पायर्ड तो रखते ही हैं, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस। बट इस पूरे प्रोपेगेंडा में भी, इस पूरे दिक्कत में भी अपना फ्रेंची कहीं न कहीं बिज़नेस आइडिया ढूँढ ही चुका था। एंड इसमें इवन जैसे ये सब कम था, जो लोग भागने की कोशिश करते थे, उनको ऑब्वियसली मार दिया जाता था, क्योंकि टावर पे अपनी सिंडी बैठी हुई थी। सिंडी बाय द वे वही पूरी सूप है जिसको सीज़न 2 में हमने देखा था, अपने जो फ्री हो चुकी थी एंड सीज़न 4 के एंड में भी स्टारलाइट को जो पकड़ने आई थी। सो या दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट
फैक्ट वाली चीज़ हो गई। तो हाँ, बाहर तो बुचर का प्लान था ही, बट इवेंचुअली हम अंदर भी देखते हैं कि कैसे इन तीनों का भी प्लान है धीमे-धीमे भागने का, क्योंकि ये लोग भी जान रहे थे कि कहीं न कहीं कभी भी ये लोग मारे जा सकते हैं। एंड जब इनको पता चलता है कि भाई इनका एग्ज़ीक्यूशन जल्दी होने वाला है, ये लोग कुछ तो अपना मोलोटॉव्स वाला प्लान इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको होमलैंडर ऑब्वियसली जान चुका था। आई मीन ऑब्वियसली, क्योंकि होमलैंडर जानता ही था कि स्टारलाइट और बुचर उसे बचाने आएँगे ही, तो वो ऑलरेडी काफ़ी सारे इनोसेंट्स को मार के उनका प्लान ठप कर देता है। जहाँ पे इवेंचुअली जब ये दोनों लोग पहुँचते हैं, होमलैंडर उनका ऑलरेडी इंतज़ार कर रहा था, एंड यहाँ पे वो एमएम को लेके काफ़ी फ़नी बात कहता है कि यार तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि इसका नाम मदर्स मिल्क है। एंड फिर जो उसके एक्सप्रेशन थे लाइक, ये तो भाई लिटरली उसने खुद से किया होगा, ये स्क्रिप्ट में लिखा भी नहीं होगा, एंड दैट वाज़ टू परफेक्ट। सो यप, अपनी जो यहाँ पे किमेको है वो उसकी बेइज्जती कर देती है, जिसकी वजह से होमलैंडर उसको बीच से काट देता है। बट लोग टाइम को थ्रू आउट दिस होल इवेंट नोटिस कर रहे थे, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टारलाइट जो है वो काइंड ऑफ इलेक्ट्रो बन के कह लो, वो उसकी मदद से फ्लैश करेगी, मतलब लाइट्स फ्लैश करेगी, जिससे अपना जो होमलैंडर है वो अंधा होगा, एंड ये लोग बाकी तीनों को बचा लेंगे, जो कि प्लान के हिसाब से होता भी है। एंड जो अपनी एनी है वो सबसे पहले जाके फ्रेंची को बचाती है, जिसको जब ह्यूई देखता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, एंड समझ जाता है कि यार ये अभी भी अपने पर्सनल मोटिव के लिए काम कर रही है, एंड ह्यूई का होना ना होना उसके लिए एक ही बात हो रही थी। जहाँ पे जब ये लड़ाई हो रही थी, हम अपने एमएम को भी देखते हैं, जिसने फाइनली अपने आर्क नेमेसिस यानी जो उसका अपोनेंट फ्रॉम सीजन 3 रहा है यानी लव सॉसेज, उससे भी बदला ले लिया उसको मार के। तो हाँ, यहाँ पे अपना जो होमलैंडर है, बुचर है, उनके बीच में थोड़ी बहुत हमको लड़ाई दिखाई जाती है। बट इससे पहले जो अपना होमलैंडर है वो ह्यूई को मार पाता, यहाँ पे एंट्री होती है ए ट्रेन की। यप, हमको दिखाया जाता है कि ये लोग असल में ए ट्रेन से भी जाके मिलते हैं, ताकि ए ट्रेन इन सबको वहां से टाइमली बाहर निकाल सके। लेकिन क्योंकि ए ट्रेन की अपनी फैमिली है जो कि छुप के एक नदी किनारे रह रही थी, तो वो इस पूरी चीज़ को मना कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली ही डजंट वांट टू डाई। वो सबसे पहले छुप के रह रहा था, एंड उससे भी बड़ी बात वो अपनी फैमिली को डेंजर में डालता। बट स्टिल, जिस हिसाब से उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पे दिखाया गया है, दैट वाज रियली रियली गुड। जहाँ पे जब इवन वो इन तीनों को बचाता भी है, वो पूरा सीन भाई लिटरली एक्समैन क्विकसिल्वर वाला ही था, जो कि ऑब्वियसली कॉपीड है, बट स्टिल इट वाज लुकिंग वेरी वेरी कूल। हाँ, उतने लेवल पे स्मूथ नहीं था, उतने लेवल पे वीएफएक्स वगैरह इन लोगों ने अच्छे नहीं किए थे, बट वो ये वाइब देना चाह रहे थे, एंड वो हम लोगों को मिल भी गई। सो यप, आई थिंक दैट्स नॉट एन इशू। एंड ए ट्रेन को देखते ही होमलैंडर भी उसके पीछे भाग जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि होमलैंडर फ्रॉम सीजन 4 अपने ए ट्रेन को ढूंढ रहा था, जिसमें डीप काफी ज्यादा अनसक्सेसफुल था इन हिज ओपिनियन। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। डीप जानता था कि भाई ए ट्रेन कहाँ पे है, बट वो उसको लेता नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल बॉन्डिंग थी। खैर, जहाँ पे एक तरफ बुचर का प्लान सक्सेसफुल हो गया था, वहीं दूसरी तरफ ए ट्रेन अपने आप को रिस्क में डाल चुका था, क्योंकि उसके पीछे अब होमलैंडर लग चुका था। एंड ये पूरी चीज देख के भाई मुझे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की याद आ गई थी, जहाँ पे फ्लैश और सुपरमैन की रेस हो रही थी कि कौन ज्यादा फास्ट है। एंड सेम चीज हम यहाँ पे भी देखते हैं, जहाँ पे इवेंचुअली जब आगे एक महिला आती है, एंड जब ये सेम चीज हम सीजन 1 के पैरेलल में याद करते हैं, वी रियलाइज कि भाई अपना जो ए ट्रेन है अब वो एक्चुअली काफी अच्छा हो चुका है। वो लिटरली उस लड़की से बचता है, जिसकी वजह से खुद इंजर्ड होता है, एंड इवेंचुअली होमलैंडर के द्वारा मारा जाता है। सो यप, ये काइंड ऑफ एक काफी ज्यादा हीरोइक डेथ थी अपने ए ट्रेन के लिए, क्योंकि उसका जिस हिसाब से सीजन 1 में पूरा आर्क था कि काफी ज्यादा मेसी था, अपने आप से ही मतलब रखता था, डजंट मैटर क्या हो रहा है। एंड सीजन 5 में जिस तरीके से उसको कंक्लूड किया गया पूरे हीरोइक मोमेंट में, आई रियली लव्ड इट। जहाँ पे हाँ, मैं जानता था कि ए ट्रेन की डेथ जो है दैट इज 100% श्योर इन दिस सीजन, बट वो इतनी जल्दी होगी मेरे को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड इवन जैसे सब कम था, अपना जो ए ट्रेन है वो मरने से पहले होमलैंडर को इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर देता है, क्योंकि वो उसकी औकात उसको याद दिलाता है कि अगर ये सारी पावर्स ना हो, ही इज नथिंग। उसको कोई भी पूछेगा नहीं, कोई भी प्यार नहीं करेगा, एंड ही विल बी सिंपली एग्जिस्टिंग विदाउट दीज पावर्स। एंड इसी पूरी चीज की वजह से जब ए ट्रेन को रियलाइज हुआ कि वो किससे डर रहा है, वो काफी ज्यादा हंस रहा था। एंड यही चीज पूरे होमलैंडर को हजम नहीं हो रही थी कि भाई कोई ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जो मेरे से इस लेवल पे नहीं डरता हो। तो हाँ, ए ट्रेन की डेथ के बाद उसका ऑफिशियली फ्यूनरल निकाला जाता है, जिसको वापस बोलना पड़ेगा ओ फादर जो थे। यहाँ पे उसकी डेथ को डायरेक्टली स्टारलाइट के ऊपर ही डाल दिया जाता है, सैटानिक, कल्ट, बेबी किलर, ये सारे जितने भी एडजेक्टिव्स थे उसके साथ ज्वाइन करके। जहाँ पे जब अपना जो फादर है वो हालेलुया चिल्लाता है, यहाँ पे जो होमलैंडर है वो कुछ पॉइंट के लिए ब्लैंक हो जाता है, एंड वहां पे उसको कुछ तो अपने मदर से रिलेटेड साउंड आती है, जो कि हो सकता है अपने आने वाले टाइम के लिए फोरशैडोइंग करी जा रही हो, कि प्रोबेबली जो अपना वो फादर है उसके वॉइस में कुछ तो पब्लिक मैनिपुलेशन वाली चीज है, जिसमें जब भी वो जो चीज कहता है पब्लिक उसी तरीके से मैनिपुलेट होती है, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि होमलैंडर को भी इसी पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। खैर, ये तो एक थ्योरी हो गई। जो चीज हम क्लियरली देखते हैं वो थी होमलैंडर की लोनलीनेस। उसको ए ट्रेन की डेथ के बाद ये चीज रियलाइज हो गई थी कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल रहना है तो उसको अकेला रहना पड़ेगा, एंड इसी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी भी था। जो जो उसके साथ आया, जो जो कितना भी पावरफुल था, वो इवेंचुअली उसको छोड़ के चले गए। फिर भले वो स्ट्रॉन्ग फ्रंट हो, उसके साथ में उसका बाप सोल्जर बॉय हो, या फिर इवन ए ट्रेन जिसपे वो भरोसा करता था वो हो। बट यहीं से ना होमलैंडर को असल में आइडिया आता है कि क्यों ना अपने ही लेवल के बराबर के आदमी को जिंदा कर दिया जाए, यानी अपने ही बाप को। एंड इसी वजह से वो सोल्जर बॉय को जिंदा कर देता है। जहाँ पे जैसे ही वो जिंदा होता है, दैट वाज वेरी फनी सीन, क्योंकि जो डायलॉग्स लिखे गए थे
बहुत हँस रहा था भाई मैं। ख़ैर यहाँ पे जो होमलैंडर और सोल्जर बॉय के डायनामिक्स हैं वो हमको थोड़े बहुत क्लियर करे जाते हैं। यहाँ पे होमलैंडर जो है वो ये जानते हुए भी कि वो उसका बाप है, वो उसको कहीं न कहीं ऑर्डर अभी भी दे रहा था, यानी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अभी भी मेंटेन था। जिसको लेके सोल्जर बॉय भी काफ़ी ज़्यादा चौंक रखा था कि साले मैं तेरा बाप हूँ और तू मुझे ऑर्डर दे रहा है। जहाँ पे उसका काम सिंपल है कि वापस से जो होमलैंडर है, जो कि इस समय वॉर का नंबर 1 है और इवन काइंड ऑफ प्रेसिडेंट मान लो अमेरिका का, जो वो कहता है वही होता है। उसके चलते वो सोल्जर बॉय को उसका स्टेटस वापस लौटा देगा जो 1960s में हुआ था, एंड बस इसके बदले में उसको एक्सचेंज में बुचर और स्टारलाइट का पता चाहिए कि ऑब्वियसली जो अपना सोल्जर बॉय है वो काफी ज्यादा अच्छा ट्रैकर है। जहाँ पे हाँ, एज अ व्यूअर हम सब ये चीज तो देख ही पा रहे थे कि अपने जो होमलैंडर है उसने लोनली लिस्ट की वजह से ही सोल्जर बॉय को जिंदा किया, बट कहीं ना कहीं उसका जो पर्सनल मोटिव था यानी पूरे वायरस की बात को लेके वो उसने सोल्जर बॉय को नहीं बताया था, एंड काइंड ऑफ वो उसको टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। जिसके बाद वो अपने जो सोल्जर बॉय है उसको #2 करके पूरी टीम से इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ पे हम इवन जो करंट प्रेसिडेंट है उसको भी देखते हैं कि कैसे भाई उसकी कुछ चलती वलती नहीं है, एंड इवन होमलैंडर उसको कॉफी बनाने तक का ऑर्डर दे देता है। सो ये बाद में जो अपनी सेज है वो जाके होमलैंडर से कन्फ्रंट करती है अबाउट हिज सोल्जर बॉय प्लान। तो वो उसको बताती है कि भाई डरेगा तो नहीं, बाद में अगर वो मर गया तो रोएगा तो नहीं। यानी कहीं न कहीं सेज भी जानती थी कि उसने लोनलीनेस की वजह से ये पूरी चीज़ करी थी। जिसके बाद हम अपने बॉयज़ का वापस से गैंग अप देखते हैं, एंड यहाँ पे जो बुचर था वो एक लैब में उनको लेके आ चुका था, जहाँ पे सरप्राइजिंगली समीर ज़िंदा था। यप, हमको बताया जाता है कि जो बुचर है सीज़न 4 के एंड में समीर को ट्रैक करता है एंड उसको पकड़ के यहाँ पे ले आता है। जहाँ पे सरप्राइजिंगली समीर को ये नहीं पता कि बुचर ने ही न्यूमन को मारा है। उसको ये बताया गया है कि होमलैंडर ने अपने प्लानिंग के चलते सेज के साथ अपनी विक्टोरिया को मारा था, एंड जब ये बात ह्यूई को पता चलती है वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ऑब्वियसली भाई उसको वहीं पे मार दिया जाता। एंड इसी वजह से जो अपना समीर है वो एक वायरस फाइनली बना लेता है, एक ऐसा वायरस जो कि सूप किलिंग हो, होमलैंडर के लेवल पे हो, एंड इसी वजह से अब इन लोगों को टेस्टिंग करनी थी। एंड टेस्टिंग करने के लिए इनको पता चलता है टीनेज किक्स नाम की टीम का। बेसिकली ये मेरे को तो भाई रिप ऑफ या फिर कह लो पैरोडी लगे पूरे टीन टाइटंस की टीम का जो डीसी की है, बट यहाँ पे वो मैटर नहीं था। असल में इनको एक ऐसा बंदा चाहिए था या फिर ऐसा सूप चाहिए था जो कि कई करोड़ों जमाने से चलता आ रहा हो, जो कि अभी तक जिंदा हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो इतना ज्यादा पुराना सूप है एंड अगर उस पे भी वायरस काम कर जाएगा तो ऑब्वियसली होमलैंडर पे भी कर ही जाना चाहिए। एंड इसी वजह से इनको पता चलता है रॉक हार्ड नाम के सूप का। ये बेसिकली एक पत्थर है जो कि काफी सारे मतलब करोड़ी साल कह लो या फिर 1000 साल कह लो उससे जिंदा था, एंड बस अब ये वॉल्केनिक कम निकाल के खुद को बढ़ाता है। लाइक आई एम नॉट इवन जोकिंग। सो ये लोग वहाँ पे जाते हैं एंड वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि इस पूरे वायरस का इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ पे जब ये लोग गाड़ी में जा रहे थे हमको काफ़ी सारे हिंट्स दिए जाते हैं जो कि आगे हो सकता था। इस एपिसोड में मेरे को काफ़ी सारी फोरशैडोइंग होते हुए दिखी है। तो देखो जूलियस सीजर एक काफ़ी ज़्यादा फेमस कहानी है जिसमें हम जानते हैं कि कैसे सीजर जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस आदमी था, बट एट द एंड जिसने उसको मारा वो था उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड। एंड यहाँ पे होमलैंडर के आर्क को बार-बार सीजर कह के टीज़ किया जा रहा है। तो मे बी हो सकता है कि जो होमलैंडर है वो किसी अपने क्लोज आदमी से ही मारा जाए, क्या पता सेज ही उसे धोखा दे दे। एंड इसी के साथ-साथ एक और फोरशैडोइंग जो मुझे होमलैंडर को लेके लगी, वो थी कि वो एंड में मरेगा नहीं बट वो पावरलेस रह जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा ये ट्रेन भी उसको यही कहता है, एंड इवन सोल्जर बॉय से भी जब उसकी मुलाकात होती है वो उससे यही बोलता है कि क्या तू क्या करेगा? ब्लास्ट करके मेरे को पावरलेस कर देगा? एंड यही चीज़ मेरे को कहीं न कहीं बार-बार सटल हिंट लग रही है कि होमलैंडर के साथ आगे क्या होने वाला है। जहाँ पे इसी वजह से ये जो पूरे सीज़र वाला पॉइंट है ये मेरे को बुचर के लिए लग रहा है। असल में मेरे को क्या लगता है कि मे बी होमलैंडर जो है वो 6th या 7th एपिसोड में मारा जाएगा या फिर मे बी एक नॉर्मल ह्यूमन बना दिया जाएगा जिसके पास कोई पावर्स नहीं है एंड उसको कोई भी प्यार करने के लिए नहीं है, ही इज़ अलोन। वहीं पे दूसरी तरफ 8th एपिसोड में हमको पता चलेगा कि असल में जो बुचर का वायरस है वो उसको इम्यून बना चुका है या फिर काइंड ऑफ जो उसका ट्यूमर है वो ठीक हो चुका है। जहाँ पे इसी वजह से पता चलेगा कि जो बुचर है वही असली विलन है, एंड इवेंचुअली उसको जो मारेगा वो और कोई नहीं बल्कि ह्यूई मारेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले ये बात तो क्लियर कर दी गई है कि अगर वो स्टारलाइट को मारता है तो ह्यूई ऐसा नहीं होने देने वाला। एंड इसी के साथ साथ सीजर वाला प्लॉट भी कहीं ना कहीं यहाँ पे फिट ही बैठ रहा है, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो होमलैंडर का कोई क्लोजेस्ट इतना है नहीं जितना बुचर का क्लोजेस्ट ह्यूई है। सो ये मेरी थ्योरी थी। बट खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपने फ्रेंची और केमिको हैं ये लोग भी पहली पहली बार लगने के बाद अलग ही हफ्से हो चुके हैं, एंड मतलब क्या ही कहा जाए। क्योंकि दूसरी तरफ अपनी जो स्टारलाइट और ह्यूई है उनके बीच का रोमांटिक एंगल काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका है, क्योंकि जो ह्यूई है वो ऑब्वियसली 1 साल के बाद अपनी एनी से मिल रहा था, एंड स्टिल एनी जो है वो उसके मेन क्वेश्चंस को अवॉइड करके उसको डिस्ट्रैक्ट करने की बार बार कोशिश कर रही थी। जिसकी वजह से जब वो इवेंचुअली एनी से बात करता है चीजें सॉर्ट आउट होती हैं, लेकिन बिगड़ती हैं अपने फ्रेंची और किमिको के बीच में। क्योंकि जब ये डिसाइड होता है कि इस पूरे वायरस के थ्रू सबको मार दिया जाएगा एंड इसमें किमिको और स्टारलाइट भी इंक्लूडेड होंगे, तो फ्रेंची इस पूरी चीज को हाँ बोल देता है, जिसकी वजह से किमिको जो थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि भाई तू कैसे हाँ बोल सकता है। जिसको लेके फ्रेंची का अपना एक पर्सनल रीजन था, वो चाहता था कि जब वो इस पूरे वायरस पे काम करे तो वो इसकी बायोकेमिस्ट्री को इतने अच्छे तरीके से सीख जाए कि मे बी वो एक क्योर को निकाल सके।
बट इवेंचुअली हम देखते हैं कि जब इस पूरे वायरस वाले प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है एंड जो अपना सोल्जर बॉय है वो बीच में आ जाता है एंड इनका पीछा करते करते हुए इनके ट्रैप में फंस जाता है, यानी जो पूरा वायरस बनाया गया था, ये रियलाइज कि होमलैंडर ने इसको फंसा दिया है एंड यही चीज बुचर ने भी उससे कही थी कि वो इतना ज्यादा बेवकूफ है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सारे के सारे सूप्स मर गए हैं एंड इवन जो अपना सोल्जर बॉय है वो समहाउ डीके होने लगा है एंड वहां पे बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि भाई सोल्जर बॉय मर गया। एंड जब अपने होमलैंडर को ये जो पूरी बात है पता चलती है, वो वापस से काफी ज्यादा रोने लगता है, जो कि अपनी सेज ने पहले ही कहा था कि अगर अपना जो सोल्जर बॉय है वो मारा गया तो रोएगा तो नहीं। यहाँ पे वो असली में रोता है। हालांकि वो बात अलग है कि हम एपिसोड के एंड में देखते हैं कि जो अपना सोल्जर बॉय है वो वापस जिंदा हो चुका है। सो कहीं ना कहीं इसी वजह से एक और थ्योरी निकल के आती है कि प्रोबेबली अपना जो सोल्जर बॉय है, क्योंकि वो V1 यानी जो सबसे पहला कंपाउंड वी का सैंपल था, उससे इंजेक्ट किया गया था एंड उसकी वजह से सोल्जर बॉय बना। एंड अपना जो होमलैंडर है वो मॉडर्न कंपाउंड वी से बना हुआ है, तो मे बी ये जो वायरस है वो प्रोबेबली मॉडर्न कंपाउंड वी पे ही काम करता हो एंड V1 पे नहीं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आगे चल के अगर होमलैंडर को ये पूरी बात पता चलेगी तो अपने सोल्जर बॉय के साथ और ज्यादा चीजें बिगड़ेंगी एंड और ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी। सो यही थी पूरे एपिसोड 1 और 2 का ब्रेकडाउन विद काफी सारी डिटेल्स, जहां पे मैंने तुमको अपने भी काफी सारी थ्योरीज बताई, सीजर वाली कैसे होमलैंडर मर सकता है, अपने एशली का मे भी हो सकता है इंटर लिली को चल रहा हो, एंड इवन वन पीस फैंस के लिए भी जो ईस्टर एग डाला गया था। एंड ऑब्वियसली इस ए ट्रेन को पहले एपिसोड में मार के इन्होंने ये तो क्लियर कर दिया है कि भाई देखो हम जानते हैं कि ये सीजन का फिनाले है एंड ऑब्वियसली स्टेक्स इतने ज्यादा हाई होंगे, जहां पे इवन जो इस पूरे शो के प्रोड्यूसर है एरिक क्रिप्ट, उन्होंने तो ऑफिशियली कह भी दिया है कि किसी भी कैरेक्टर से गलती से भी दिल मत लगा लेना, वो कहीं भी कभी भी मर सकता है। एंड ये चीज हमने ए ट्रेन के साथ देख भी ली। सो हाँ, आई होप तुमने ये पूरी वीडियो एंजॉय करी होगी। एंजॉय करिए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इवन कमेंट्स में मेरे को बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या होने वाला है। बाकी तब तक के लिए सपोर्ट दिखाओ फटाफट, बिकॉज यू आर वॉचिंग द डी